दोस्तों नमस्कार। जब भारत समेत पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ से परेशान थी, चाइना नया कीर्तिमान बना रहा था। और यह समझने की बात है कि सारी दुनिया में जब टैरिफ है, पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता है, उन परिस्थितियों में भी चाइना ने एक नया कीर्तिमान कर दिया, करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस। ये कल्पना करना कि टैरिफ के समय में व्यापार बढ़ेगा, अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है, लेकिन यह सच भी है। जिस तरफ हम अपने यहां पे एक्सपोर्ट का बाजार ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ चाइना ने और बड़े बाजार पे कब्जा कर लिया। अब यह सब कैसे हुआ, क्या चीन ने किया, इस सब को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम अक्सर ये कहते रहते हैं कि चीन में स्लो डाउन है, वहां की इकोनॉमी की हालत खराब है, ये सब बातें चर्चा में रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी चीन ने पहली बार 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस पार कर लिया है। इसका मतलब हम जो भी यहां बैठ के सोचें और चर्चा करें, हकीकत यह है कि वो बहुत तेजी से और आगे निकल रहे। जब हमारे यहां पे सरकारें और राजनीतिक दल चुनाव में बिजी होते हैं, वो वहां पे व्यापारिक रणनीतियां बना रहे होते हैं। तो जिधर फोकस होगा उधर रिजल्ट तो मिलेगा ही। तब सवाल इस बात का है कि हमारा फोकस कहां है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और हम ये बोलते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी में अगर हमें गरीबी मिल रही है और चाइना की रणनीति से उसको वहां पे संपन्नता मिल रही है, तो क्या समाज को सोचना नहीं चाहिए कि ऐसी क्या डेमोक्रेसी हम चला रहे हैं जिससे हम गरीबी में धंसते जा रहे हैं। इसको समझना जरूरी है। सवाल इस बात का है कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो चाइना ने सरप्लस किया 2025 में पहली बार, 2024 में उनका करीब 990 बिलियन डॉलर के आसपास सरप्लस था, जो बढ़ के 1.2 ट्रिलियन हो गया। ये कोई तुक्के से नहीं हुआ है, ये कोई मजाक से नहीं हुआ है, इसके पीछे पूरी रणनीति थी। और जो इसका सीक्रेट है या जो इसकी रणनीति है, इसको जो मैंने स्टडी किया वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण चाइना आगे निकला, और हमें उसमें क्या सीखना है ये भी मैं लिखने वाला हूं और बताने वाला हूं कि क्या हमको करना चाहिए। सबसे पहले तो हम गणित समझ लेते हैं। चाइना का एक्सपोर्ट हुआ करीब 3.7 से 3.8 ट्रिलियन के आसपास। इतना तो शायद हम अपनी जीडीपी की बात करते हैं कि भारत का जीडीपी इसके आसपास है। जितना हमारा जीडीपी है उतना तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करीब 2.5 से 2.6 ट्रिलियन डॉलर। इंपोर्ट कम नहीं हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट बढ़ा है। और ट्रेड सरप्लस हुआ 1.1 से 1.2 ट्रिलियन डॉलर। यह स्थिति हमारे सामने है क्योंकि इंपोर्ट नहीं कोलैप्स हुआ। अगर हम ये कहें कि गैप बढ़ा है, ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए ये गैप बढ़ा है। और ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चीन ने करी उसको हमें समझना है कि चीन ने किया क्या, चीन की रणनीति क्या है। चीन ने क्या किया, अपने आप को ऐसे पोजीशन किया, इतनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और R&D करी अपने सिस्टम्स में कि उनको लगा कि अब दुनिया में अगर किसी को कुछ भी चाहिए तो उसको चीन आना पड़ेगा। उन्होंने अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया के लिए इंडस्ट्रियल यूटिलिटी बना दी। इसका मतलब यह है कि जिसको चाइना से हटना भी होगा उसको फिर चाइना के पास जाना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप चाहते हो मैं चाइना से टेक्सटाइल नहीं लेके आऊं, मैं अपने यहां पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। उस फैक्ट्री के लिए आप मशीन लेने कहां जाओगे, आप फिर चाइना ही जाओगे। यह है चाइना का बिजनेस मॉडल कि आप चाहे फैक्ट्री लगाओ, उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल लाओ या आप फिनिश गुड्स लाओ, उस पूरी वैल्यू चेन में आपको जो भी चाहिए आपको चाइना से ही मिलेगा। और यह इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की है। इसका मतलब यह है कि वो एक बिजनेस के कंपोनेंट पे फोकस नहीं किया, उन्होंने पूरी वैल्यू चेन को कॉम्पिटिटिव न बनाया ताकि सारा व्यापार उनके साथ ही। उदाहरण के लिए आपको सड़क बनानी है, आपको चाइनीज मशीनरी चाहिए, आपको बिजली चाहिए
तो ट्रांसफार्मर, सोलर, बैटरीज वो भी आपको चाइना से चाहिए। आपको ईवीज बनाने हैं तो बैटरीज, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट्स सब कुछ चाइना से आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपको सस्ता करना है तो मशीन भी चाइना से आ रही है, स्पेयर पार्ट भी चाइना से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल भी चाइना से आ रहा है। तो आप बना रहे हो, आप पूरा फिनिश गुड्स चाइना से नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर आप भारत में बनाना भी चाह रहे हो, उसकी मशीनें भी चाइना से आ रही हैं। तो अल्टीमेटली आपका चाइना पीछा छोड़ नहीं रहा है, इसको हमें समझना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को आपको समझिए, जब हम डी रिस्किंग की कहते हैं कि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, हम मेक इन इंडिया करेंगे, जो अभी भारत सरकार कह रही है, आपकी जितनी भी पीएलआई स्कीम है या मेक इन इंडिया स्कीम है, आप उनका एनालिसिस करिए। सारा रॉ मटेरियल, चाहे आपका फार्मास्यूटिकल है, चाहे आपकी ज्वेलरी इंडस्ट्री है, आपकी बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, आपकी सब कुछ या तो मशीनें वहां से आ रही हैं, मशीन नहीं तो रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है, रॉ मटेरियल नहीं तो कोई क्रिटिकल कंपोनेंट वहां से आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जहां पे चाइना का दखल नहीं होगा। और ये ब्यूटी है चाइना के बिजनेस मॉडल की, जो उन्होंने डेवलप किया है। इसका मतलब ये है कि जो उनका स्ट्रक्चरल सरप्लस है, जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस है, इज द फाउंडेशन ऑफ सरप्लस। मतलब उन्होंने इस तरह से अपने आप को ढाल दिया है कि आप जिसको बोलते हैं कि चाइना के पास ओवर कैपेसिटी है, उन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया है कि हम किसी भी कस्टमर को मना नहीं करें। और इसका फायदा उन्होंने ट्रंप टैरिफ के समय में लिया, और उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। रही बात एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना वो कह रहा है जो आसानी से आप दुनिया में रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते। टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने, बहुत अच्छी बात है। रेयर अर्थ के लिए कहां गया? वापस चाइना। आज चाइनीज अमेरिकन कंपनीज कहां जाके माल ला रही है? वापस चाइना। आप टैरिफ बेशक लगा लो, जाना चाइना पड़ रहा है। ट्रंप को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने हैं, कहां जा रहे हैं? वापस चाइना। तो घूम फिर के अमेरिका की इकोसिस्टम से चाइना को आप हटा नहीं सकते। ट्रंप साहब कुछ भी कर लें, आपको इंपोर्ट भी वहीं करना है और आपको एक्सपोर्ट भी वहीं करना है। आप जितना मर्जी शोर मचा लें, आपका ट्रेड डेफिसिट चाइना से खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या यूरोप हो, आज पूरी तरह से चाइना पे ओरिएंटेड हो गए। 60% ऑफ जो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं जो चाइना की, वो क्या है? मशीनरी। आज आप किसी भी एग्जीबिशन में चले जाइए भारत में, जहां पे आपको मशीनें दिखती हैं, ज्यादातर मशीनें आपको चाइनीज मिलेगी। आपको इंडियन मशीन मिलेगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से वेल्डिंग हुई है, जिस तरह से डिजाइनिंग है, जिस तरह से फिनिशिंग है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मशीन इंडियन है और कौन सी मशीन चाइनीज है। आपको क्वालिटी देख के ही समझ में आ जाएगा। हम कितना भी मेक इन इंडिया कह रहे हैं, अभी भी हमारी इंडस्ट्रीज का फोकस क्वालिटी में नहीं है, और सस्ते में हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो ना हम क्वालिटी में टिक पा रहे हैं, ना कॉस्ट में टिक पा रहे हैं, इसलिए हमारी इंडस्ट्रीज के लिए मुश्किल है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स सब वही हैं। दीज आर लो इलास्टिसिटी गुड्स। लो इलास्टिसिटी मतलब अगर आपको फैक्ट्री को रिप्लेस करना है, मशीन चाहे 1 लाख की हो या 1.5 लाख की, आपको लानी तो चाइना से। पहले एक समय में मोबाइल ओईएम्स आते थे, आज जितने भी चाइना के मोबाइल आप देखेंगे सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं। कभी चाइना के मोबाइल 12-15 हजार में मिल जाते थे, आज कोई भी मोबाइल आपको चाइनीज भी 30-40-50 हजार से नीचे नहीं मिलता है। और यही उनकी स्ट्रैटेजी थी कि आप हमें अगर ओईएम समझ के सस्ते में लेना चाहते हैं तो वो दिन गए। अब हम ब्रांड भी करेंगे, क्वालिटी भी देंगे और प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। और ये चाइना की रणनीति जो थी, इसको समझना होगा। इसका फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा दोस्तों कि टैरिफ इंक्रीज द प्राइस बट बायर्स कैन नॉट सब्स्टिट्यूट सप्लाई। आज अमेरिका की हालत इसीलिए खराब है। उनको वहां पे अगर सोलर पावर यूनिट चाहिए तो चाइना से। टैरिफ लगा दिया आपने 30%, तो आपको 30% एक्स्ट्रा आपके कस्टमर को ही देना है, चाइनीज कंपनी को नहीं देना है। ये बात ट्रंप साहब को शायद समझ में नहीं आई। इट मीन्स आप कुछ भी कर लीजिए, टैरिफ के बाद भी कुछ नहीं घटा। इंडिया बाय कंट्रास्ट एक्सपोर्ट मोर प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। हम क्या बेच रहे हैं? टेक्सटाइल, कारपेट, चावल और दालें, मीट, ये कमोडिटीज है।
इनको कोई भी जहां से सस्ता मिलेगा ले लेगा। आपको बासमती बेचना है, पाकिस्तान ने सस्ता दिया, लोग वहां से ले लेंगे। कहने का मतलब ये, और मैं कई बार, अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो करते जा रहे हैं तो मैं इस बात को कई बार बोला है कि भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी डिफेक्टिव है। हम सिर्फ कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें हमें मुश्किल से 2-4% बचता है, और वो कमोडिटी कोई भी आदमी सस्ते में दे के हमें बाजार से बाहर कर सकता है। और ये बात हमें समझनी होगी। हम कितना भी बोल लें मेक इन इंडिया, एंड ऑफ द डे हम बना क्या रहे हैं और बेच क्या रहे हैं? हम बेच रहे हैं कमोडिटीज। उसका रिप्लेसमेंट बाजार में मिल जाता है। आज अमेरिका हमसे ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन कर रहा? अमेरिका को क्या चाहिए हमसे? चावल चाहिए, हिंदुस्तानी खाना चाहिए होगा, जेम्स एंड ज्वेलरीज चाहिए, और क्या चाहिए अमेरिका को? फार्मास्यूटिकल। ये सब कमोडिटीज अमेरिका खुद बना लेगा। जो फार्मास्यूटिकल हम एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं उसका रॉ मटेरियल तो चाइना से आता है। तो कोई भी देश जहां पे कस्टम ड्यूटी कम है, टैरिफ कम लगाए हैं ट्रंप ने, वहां अमेरिकन कंपनियां उनसे कहेंगी कि भैया ये टैबलेट बना के दे दो, ये केमिकल चाइना से लो, डब्बे में भरो और हमको दे दो। भारत की स्ट्रेंथ क्या थी? इस बात को हमें समझना होगा। हम सिर्फ कमोडिटी प्ले करते रहे और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ी। रियल सीक्रेट वेपन इज प्राइवेट फर्म्स प्लस स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है पीछे, और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो चलती हैं आगे। इसका मतलब ये है, और ये बात सही है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। मैं हर साल चाइना 2-3 बार जाता रहा कोविड से पहले, चाहे वो ब्रिक्स की मीटिंग हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, दूसरी मीटिंग्स हो, एफएओ की मीटिंग्स हो, कई बार मैं गया हूं। और वहां जब मैं लोगों से बात करता था तो वहां यही कहा जाता था प्राइवेट कंपनीज के सीईओज के द्वारा कि जैसा हमें सरकार गाइड करती है हम वैसा करते हैं, और हम ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सुपरविजन भी रहता है। ना हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना हम किसी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकते हैं। अगर हमने किया तो मुश्किल, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। तो हम कभी भी गलत रास्ते पे जाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेशनल एजेंडा है। हमारे यहाँ पे आप कुछ भी करिए, आम आदमी का पैसा, सरकार का पैसा, बैंक का पैसा लेके फ्रॉडस्टर आसानी से गायब हो जाते हैं और केसेस चलते हैं फिर सालों। तो ये स्थिति हमारे यहां पे है। दूसरी तरफ जब प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान में लीड लेता है तो भारत सरकार अपनी पॉलिटिक्स के कारण एक्सपोर्ट पे बैन लगा देती। ये जो सोच है हमारी, हम सिर्फ राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचते रहेंगे तो समस्याएं रहेंगी। और जो हम देख रहे हैं, हम इस साल 25 में चुनाव में बिजी रहे और ट्रेड के लिए प्रॉब्लम्स होती रही। दूसरी तरफ हमारे को अगर देखें, चाइना ने ट्रेड को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आपका चाइना कितना बड़ा भी एडवर्सरीज हो, सीखना तो पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है। आज करीब 57% ट्रेड प्राइवेट सेक्टर का है, और जो स्टेट कंपनियां हैं वो लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और फाइनेंस एंड शिपिंग ये ऑफर करती हैं, जो हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के हैं और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। तो स्केल उन्होंने इतना बड़ा कर लिया कि जो इंडिविजुअल कंपनी नहीं कर सकती, वहां चाइनीज की सरकार ने इन्वेस्ट किया। जैसे हमारे यहाँ एनटीपीसी है, पावर सप्लाई के लिए एनटीपीसी है। इसी तरह से अगर आप शिपिंग की बात करें तो हमारी शिपिंग कंपनीज बहुत छोटी हैं। हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे, सरकार क्यों करे? लेकिन जहां पे मार्जिन कम है और जो सपोर्ट सर्विस है, वहां पे सरकार को आना पड़ेगा। और सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको फिर वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बन जाता है तो वहां मैनेज करने के लिए वो प्रोफेशनल मैनेजर हायर नहीं करते हैं। वो फिर सरकारी अधिकारी को वहां बैठा देते हैं, ऐसे एमडी और सीईओ, जिसने कभी बिजनेस नहीं किया, जिसने सिर्फ घर के लिए सब्जी खरीदी होगी कभी कभी, उस व्यक्ति को कहते हैं आप जाके मिलियन टन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए। संभव है? यही फर्क हो जाता है कॉम्पिटेंसी का। हम कॉम्पिटेंसी को कैसे यूज करते हैं ये हमें समझना। ये हाइब्रिड मॉडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स है वो सस्ता रहता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट मिलता है, और पोर्ट और शिपिंग का डोमिनेंस रहता है। और इस पूरे सिस्टम में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है आप उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब आप कंपटीशन को मीट कर सकते हैं, टैरिफ के जो थ्रेट है उनको मैनेज कर सकते हैं, और बाजार अगर बदलना है तो आप तुरंत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि कल जो शिप है वो मलेशिया की जगह थाईलैंड जाएंगे,
तो कोई नहीं बोलेगा कि साहब क्यों, किस लिए, पूछ के बताऊंगा, लाला जी से पूछूंगा फिर बताऊंगा। ऐसा नहीं चलता है। राष्ट्रीय नीति है, आपको कहा गया है, आप फॉलो करिए, जो लॉस होगा हम देखेंगे। अभी फिलहाल नेशनल एजेंडा के हिसाब से काम करिए। नो सिंगल फर्म कोलैप्सेस अंडर प्रेशर, द सिस्टम इज देयर टू होल्ड इट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, कंपनियां डूब जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, और फिर हम कहते हैं हम क्या करें, आप प्राइवेट कंपनी है, आप खुद मैनेज करिए, सरकार कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकती। इस तरह से अगर होता है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे यहाँ है नहीं, हेजिंग का ऑप्शन हमारे यहाँ है नहीं, कमोडिटी मार्केट्स को हमने सट्टा बाजार बना रखा है, वहां पे भी हेजिंग नहीं होती है, सिर्फ स्पेकुलेशन होता है। कुल मिला के अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोसिस्टम ही नहीं बनाया जिससे ग्रोथ हो। चाइना एक्सपोर्ट्स एक्सेस कैपेसिटी इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट क्रैश ड्रास्टिकली। अब सरप्लस कैपेसिटी, अब उनके पास दो ही रास्ते थे कि सरप्लस कैपेसिटी है तो चलो हम कम कैपेसिटी पे काम करेंगे, इससे पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, कुछ फैक्ट्रियों को बंद होना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, आप बनाइए और सस्ते में बेचिए, मार्जिन बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करिए, कॉस्ट टू कॉस्ट भी जाना है, जाइए, अगर आपका बाजार बढ़ता है, टर्नओवर बढ़ता है, बढ़ाइए, प्रॉफिट आ जाएगा, टेंशन मत लो। इस सोच से अगर हम देखें तो बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि जब आपके यहाँ प्रॉपर्टी स्लो डाउन है, कंजम्पशन कम है, एक्सेसिव कैपेसिटी है स्टील, केमिकल, ईवी, सोलर और मशीनरी के अंदर, तो अब आप देखें बहुत सारे केमिकल्स, मैं जानता हूं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल कभी $12-15 के मिला करते थे, वो वक्त भी आया जब वो $1-2-3 पर केजी भी मिले, क्योंकि जो सरप्लस कैपेसिटी ही उन्होंने रोका नहीं, काम नहीं रोका। उन्होंने कहा ठीक है, सस्ता है, कोई बात नहीं, डंप करेंगे, जब कमाना होगा कमाएंगे, जब कमाने का टाइम नहीं होगा टर्नओवर बढ़ाते रहेंगे, लेकिन काम नहीं रोकेंगे। और हुआ क्या, इस कारण से जो कंपटीशन था, जब उन्होंने रेट कम करके बेचना शुरू किया तो कंपटीशन बाजार से बाहर हो गए और बाद में उन्होंने रेट बढ़ा के अपने खर्चे निकाल लिए। चाइना डंप्स एक्सेस प्रोडक्शन इनटू ग्लोबल मार्केट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस विद फाइनेंसिंग अटैच्ड, डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट बच जाता है, ग्लोबल कंपटीशन है वो बाहर हो जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, और जो इंपोर्ट है वो भी कम होता है, क्योंकि अब डोमेस्टिक रेट के अंदर भी आपको सही रेट पे सही माल मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी जो है, चाइना इंपोर्ट्स व्हाट इज मस्ट नॉट व्हाट इज वांटेड, इस बात को समझना होगा। हमारे यहां जिस तरह से कि हम खाने की चीजें, फल, संतरे, सब्जियां सब मंगा रहे हैं जो एसेंशियल नहीं है, हम सिर्फ इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि चाहिए, मस्ती की चीज है, इंपोर्टेड है, हम इंपोर्टेड शर्ट भी खरीदेंगे, पैंट भी खरीदेंगे, अच्छी बात है, इंपोर्टेड दारू भी पिएंगे, बहुत अच्छी बात है, देश का पैसा तो बाहर जा रहा है। और हमारे यहां क्योंकि क्वालिटी नहीं बनती, इसलिए हम इंपोर्ट रोक नहीं पा रहे। आज चाइना जब पूरी दुनिया को क्वालिटी दे रहा है तो डोमेस्टिक कस्टमर क्यों नहीं लेगा? तो आज चाइना के अंदर अगर आप देखें तो डोमेस्टिक कस्टमर इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए पागल नहीं, क्योंकि उनको पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्वालिटी हम ही तो दे रहे हैं इंपोर्टेड ब्रांड्स को, तो बाहर से लेने का क्या फायदा, हम अपने यहां से ले लेंगे। और इसका कारण यह है कि चाइना इज नॉट क्लोज बट सेलेक्टिव। जो हाई इंपोर्ट है वो एसेंशियल्स है, जैसे ऑयल्स एंड गैस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्टेन कमोडिटीज, जैसे कैटल फीड के लिए या बाकी चीजें जो उनको चाहिए। लेकिन जो वो नहीं एनकरेज करते हैं इंपोर्ट में, वो है कंज्यूमर गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स। आप जाके वहां बोलिए कि साहब मैं प्रीमियम ब्रांड है, आप देखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, बड़े बड़े अमेरिकन ब्रांडों ने अपनी जो बिजनेस थे बंद करके चाइनीज के हवाले कर दिए। मेरा वीडियो है, वो भी मैं सर्कुलेट करूंगा, आप देखते रहिएगा। इसलिए मैं कहता हूं आप मेरे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी काम की चीज मिलती रहेगी। चाइना में जितने प्रीमियम ब्रांड थे आज बंद होके बाहर निकल रहे। इसका मतलब यह है कि डोमेस्टिक मार्केट पे लोगों को भरोसा है, और इसका फायदा क्या हुआ कि इंपोर्ट्स ग्रो स्लोली एंड एक्सपोर्ट ग्रो एग्रेसिवली एंड सरप्लस वाइडन्स। यही तो हुआ, हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, सरप्लस हो रहा है। जब सरप्लस है सरकार के पास तो उस पैसे को सरकार जितना चाहे वेलफेयर स्कीम पे लगा सकती है। हमारे यहां उल्टा है, हम कमाते नहीं है, हम टैक्स पेयर के पैसे को बांटते रहते। अगर हम एक्सपोर्ट पे सरप्लस करेंगे तो फिर हम उस पर जितनी मर्जी राजनीति कर लें, हर आदमी को आप 10,000 रुपए दे दीजिए चुनाव से पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका व्यापारिक घाटा नहीं होगा। आपका सरप्लस अगर है तो देश भी खुश, इंडस्ट्री भी खुश, आपका वोट बैंक भी खुश।
ये हमें सोचना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, लेकिन हम अभी नहीं समझे इस खेल को। इंडिया इन कॉन्ट्रास्ट इंपोर्ट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गोल्ड, कंज्यूमर गुड्स, ऑल ऑफ विच कैप सरप्लस पोटेंशियल। जब हम सब कुछ मंगा ही रहे हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या करेगी? और ये हम कहां से मंगा रहे हैं? ज्यादातर चीज हम चाइना से। तो जो डोमेस्टिक में फैक्ट्री में लगती है उसको कह दिया जाता है भैया ठीक है यार, अब क्या करें, बाजार खराब है। बाजार खराब किसने किया? आपकी नीतियों ने किया। चाइना ने भी पॉलिसीज बनाई, लेकिन हमने वो पॉलिसीज नहीं बनाई जिससे रिजल्ट मिलता। करेंसी प्राइसिंग एंड मार्जिन सेक्रीफाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये तीनों चीजें फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मार्केट में। कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट, हमारा एक्सचेंज रेट आप देखिए कि पिछले 10 साल में जब मोदी साहब आए थे तब कहां था और आज कहां है। हम 90 के ऊपर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस तरह से अपना करेंसी डिवैल्यूएशन करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मार्जिन कंप्रेशन, फर्म्स एक्सेप्ट लोअर प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लॉकिंग इन बायर्स। अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो आप जब करोगे जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का टूल होगा। हिंदुस्तान में रिस्क मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं। आप मेरे को बताइए ईमानदारी से कि कौन सी कंपनी है जो रिस्क मैनेजमेंट इंडिया में कर पाती है? ना आपके पास कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, ना आपके बैंकों के पास डीप पॉकेट्स हैं, ना आपके पास बड़ी कोई बॉन्ड मार्केट है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? और ये चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मनी है दैट इज लाइफलाइन फॉर बिजनेस। इसका मतलब ये है कि चाइनीज एक्सपोर्ट अगर जीरो ग्रोथ भी है प्रॉफिट में, कोई बात नहीं अगर वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ रहा है। ये बात वो समझते हैं। Few economies are politically and institutionally capable of this choice. Market diversification neutralizes the tariff. 25 में जब ट्रंप साहब ने लगातार टैरिफ लगाए, चाइना ने अमेरिका को छोड़ दिया और पूरी दुनिया में जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जो अमेरिका जाता था, जब वो नहीं जाने लगा, उन्होंने उस प्रोडक्ट का रेट कम करके पूरी दुनिया में बेच दिया। आज यूरोप परेशान है, बाकी देश परेशान है, जापान परेशान है, हिंदुस्तान परेशान है कि जिस तरह से चाइना की डंपिंग हो रही है, क्योंकि जो उनके पास सरप्लस पड़ा था उन्होंने कहा रखने का कोई फायदा नहीं है, आप ब्रेक इवन पे बेचिए, प्रॉफिट आता रहेगा बाद में। कहने का मतलब ये है कि ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से उनका एक्सपोर्ट बढ़ा और चाइना रिप्लेसेस वन हॉस्टाइल मार्केट विद मेनी न्यूट्रल मार्केट्स। और यही हुआ। पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया, पूरा यूरोप चाइना ने कब्जा कर लिया। अमेरिका ने सोचा कि हमारे बगैर चाइना का गुजारा नहीं है, चाइना ने अमेरिका को इग्नोर कर दिया। और आज ट्रंप साहब के लिए परेशानी हो गई कि उनका जो एजेंडा था वो फेल हो गया। लॉजिस्टिक्स डोमिनेंस, अब सवाल इस बात का है कि ये चाइना ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनाई हैं लॉजिस्टिक्स की, वो क्यों जरूरी थी? ताकि दुनिया में जिस तरह से आज चैलेंजेस हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जरूरी था। ये एक इनविजिबल एडवांटेज है। मेजर पोर्ट, शिपिंग लाइंस, कंटेनर सप्लाई, फ्रेट रेट्स। हमारे यहाँ कंटेनर कंपनियां कौन सी, आप उठा के देख लीजिए, सारी विदेशी हैं ज्यादातर। इंडियन लोकल कंटेनर कंपनी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा आपको कौन सी दिखती है? आप याद करके बताइए कि आपको कौन सी कंपनी कंटेनर सप्लाई करेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी 3-4 कंपनियां जो मुझे कंटेनर दे सकती, जबकि वहां पे पूरी दुनिया के लिए वो सप्लाई तैयार करते हैं। दिस गिव्स चाइनीज एक्सपोर्टर फास्टर डिलीवरी, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी ड्यूरिंग ग्लोबल डिसरप्शन। अब अगर मान लीजिए हूती विद्रोहियों ने अगर शिपिंग लाइन को डिस्टर्ब किया तो चाइना को रूट बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि अगर रूट बदलने से कॉस्ट भी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट विल एब्जॉर्ब, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है, माल बेचते रहो। अगर प्राइवेट शिपिंग कंपनी होगी तो वो सोचेगी कि मैं अगर लंबे रूट से जाऊंगा, मेरा तो टैरिफ नहीं है, वो रेट बढ़ाएगा और फिर झगड़े होंगे, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स होंगे वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेंथ है जो जियोपॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये सब करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रेटेजिक पेशेंस। चाइना प्लान्ड फॉर सरप्लस एज ए पावर। हम अभी तक प्लानिंग में ही फॉल्टी है। हमारे यहाँ तो प्लानिंग कमीशन को, नीति आयोग तो हमने बनाया, लेकिन नीति आयोग ने क्या प्लान बनाया किसी को नहीं पता। हमने क्या ऐसा प्लान बनाया और कौन से क्षेत्रों में बनाया? आज तक हिंदुस्तान में कौन से बीज लॉन्च होने चाहिए, इस तक का हमारे पास प्लान नहीं। हम कहते हैं हम हर साल करीब 170 बीज लॉन्च कर दें। किस लिए चाहिए? कहने का मतलब ये है
कि आपके पास प्लानिंग की प्रॉब्लम है, और जब तक प्रॉब्लम रहेगी हम बाजार में नहीं खड़े हो सकते। China understands these fundamentals. A persistent trade surplus is not just economics, it is a geopolitical leverage. Surplus means foreign currency. Foreign currency means investment plus influence, and influence means resilience against sanctions and shocks. इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने शुरू किया था, उस पर जो पैसा लगा वो कहां से लगा? इसी एक्सपोर्ट सरप्लस से। आज चाइना कितने देशों में काम कर रहा है ये हमें समझना होगा। करीब 240 जो इंपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिसको आप कह सकते हो एक कंट्री के 2-3 पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन 240 ट्रेडिंग पॉइंट्स पे हमें चाइना का माल जाता है। चाइना डेलिबरेटली एक्सेप्ट्स ट्रेड फ्रिक्शंस, एक्यूजेशन ऑफ डंपिंग एंड पॉलिटिकल बैकलैश टू लॉक इन दिस पोजीशन। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी बोलिए कि हमने ट्रेड कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप डंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको जब लूची जाना आप जाइए, हम अपना बात वहां देख लेंगे। आप लड़ते रहिए, वो अपना व्यापार करते रहते। तो कुल मिला के स्थिति क्या है दोस्तों? अगर हम संक्षेप में देखें तो $1 ट्रिलियन जो सरप्लस है ना, उसके पीछे एक रणनीति है। पहला, एक्सपोर्ट व्हाट वर्ड कैन नॉट रिप्लेस, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, इनोवेशन, R&D के बगैर कोई फायदा नहीं। कमोडिटीज जो भारत सरकार फोकस करती है कि हम एग्री एक्सपोर्ट करेंगे, हम टेक्सटाइल, ये सब कमोडिटीज हैं। कमोडिटी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज है कि किसान को पैसे मिल जाएंगे, मजदूर को लेबर मिल जाएगी, देश को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समझना होगा। यूज प्राइवेट फर्म्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर्स, हम बड़ी प्राइवेट फर्म्स होने ही नहीं देते। जिस तरह के हमारे यहाँ कानून है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, हमारे सारे मैनेजर्स तो डिपार्टमेंट्स को मैनेज करने में लगे रहते हैं। बिजनेस में और R&D में फोकस करेंगे कहां? टाइम कहां है? Convert excess capacity into global market share, control logistics and financing, suppress non-essential imports, खासकर जो हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। हम दुनिया भर की चीजें विदेश से मंगाते हैं, जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो हम कहते हैं जी दिस इज ए फ्री चॉइस, मार्केट चॉइस, कोई जरूरी नहीं है, देयर हैज टू बी रिस्ट्रिक्शन। एक्सेप्ट लो मार्जिन्स फॉर लॉन्ग टर्म डोमिनेंस एंड डाइवर्सिफाइड मार्केट फास्टर देन टैरिफ स्प्रेड। और हम अभी ढूंढ रहे हैं कि भारत कहां पे जाके माल बेचेगा, हम अभी प्लान बना रहे हैं। हमने 40 देश ढूंढे हैं जहां पे भारत अपने टेक्सटाइल को बेचने का प्रयास करेगा। चाइना ऑलरेडी 240 बाजार में है। सवाल इस बात का है कि जहां हम अपना माल बेचने जा रहे हैं, क्या हम चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे? क्या हमारी क्वालिटी और प्राइस उस लेवल की है? अगर नहीं है तो उस लेवल तक लाने के लिए भारत सरकार का क्या प्लान है, ये तो कोई बताए। इसकी हम चर्चा नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाने का प्रयास किया है। कौन सा? कमोडिटीज या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स? इस बात को समझना होगा। इसका मतलब यह है कि व्हाई इट इज हार्ड फॉर इंडिया टू रेप्लिकेट, क्योंकि रिक्वायर्स स्केल एंड पेशेंस। हमारी प्राइवेट कंपनियां तो ट्रेडर्स हैं, उनको तो भैया 2 रुपए पर मिल गया 100 में काम बहुत है। रिक्वायर्स टॉलरेंस ऑफ ग्लोबल क्रिटिसिज्म, हम गुडविल के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में बहुत नुकसान कर लेते हैं। रिक्वायर फर्म स्टेट कोऑर्डिनेशन, ये है ही नहीं। मैं बहुत सारी एसोसिएशन में एक्टिव हूं, एसोसिएशंस बोलती रहती हैं कि आपकी टैरिफ जो है वो गलत है, आपके कारण डोमेस्टिक इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। सरकार नहीं सुनती। सरकार कहती है इंडस्ट्री को हमें कोई लेना देना नहीं है, कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है ना, वी आर हैप्पी। राजनीति इज मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमी, क्योंकि कस्टमर को अगर सस्ते में मिल रहा है तो वोट बैंक खुश है। चाहे कंपनियों का भट्टा बैठ जाए, देश में बेरोजगारी हो जाए, कंपनियां बंद हो जाएं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। उनको कस्टमर को माल सस्ता मिलना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो कहीं से आए, चाहे कॉम्पिटिटर से आए। रिक्वायर्स विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट एंड रिक्वायर लॉजिस्टिक सॉवरिटी। फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया करंटली मीट ऑल दीज कंडीशंस। बहुत कम कंट्रीज के अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो कुल मिला के 1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस इज नॉट ए ट्रिक, ये कोई मजाक नहीं है या कोई फ्लूक में नहीं हुआ है। It is the outcome of deliberate industrial strategy that prioritize volume, control, resilience and balance over और goodwill। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर हम नीतियां सही बनाएंगे, नीयत सही होगी, हम भी तरक्की कर लें। लेकिन अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी देंगे और इकोनॉमी को छोड़ देंगे तो मुश्किल है। हम कहते जरूर रहेंगे कि हमने लिबरलाइजेशन कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया,
जमीनी हकीकत में कुछ नहीं बदला, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज परेशान है, लेबर मिलती नहीं, स्किल्ड मैन पावर मिलता नहीं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों नहीं मिलते, और कुछ भी परमिशन आप लेने जाइए बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। तो क्या हम कॉम्पीट कर पाएंगे? आप सोचिए। अब इसके लिए सुधार कौन करेगा? हम तो चिल्ला ही सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जिनको करना है अगर वो ही नहीं करेंगे तो फिर आप और हम क्या करें? तो आने वाले दिन और गंभीर हो सकते हैं, इसको हमें सोचना होगा, क्योंकि चाइना ने अपना एग्रेसिव स्टैंड और बढ़ा दिया। तो 2026 में चुनौतियां भारत के लिए और बढ़ेंगी, क्योंकि अब अमेरिका भी आपका दोस्त नहीं है, चाइना को आप पहले से ही दोस्त नहीं मानते, रशिया अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, तो आपके पास बचे कौन? छोटे छोटे गरीब देश, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या वो आपकी खुशहाली, जो खुद ही गरीब है, वो आपको क्या कमा के देगा? इस बात को समझना होगा। तो दोस्तों, चुनौतियां हैं, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है कि जो देश आगे निकले उन्होंने क्या सही किया। इसीलिए अगर मैं क्रिटिकल हूं तो पर्पस यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं। हर चीज अच्छी है, मेक इन इंडिया ग्रेट, ये कागजों में सब अच्छा लगता है, भाषण में भी अच्छा लगता है, हकीकत कुछ और है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।